ट्रेडिंग करते समय बहुत बार आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको पता होता है कि इस लेवल पर बढ़ी हुई प्राइस पर किसी भी कंडीशन में ट्रेड एंट्री करना एकदम गलत है। लेकिन फिर भी आप बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और बाद में लॉस होने पर खुद को दोषी मानते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कंडीशन नंबर 2, कभी कभी हम दिन रात मेहनत करके चार्ट एनालिसिस करते हैं और ट्रेड एंट्री करने के लिए एक परफेक्ट लेवल मार्क करते हुए प्राइस के उस लेवल तक आने का इंतजार करते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में जब उस लेवल पर प्राइस आती है तो हम ट्रेड एंट्री करने से घबराकर डर के मारे वहां ट्रेड में एंट्री नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब मार्केट आपकी ट्रेड एनालिसिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो उसे देखकर आप फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब अगर ट्रेडिंग की शुरुआती दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और आज नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम बार होता है तो बधाई हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से बस कुछ ही दूर है। लेकिन आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए 6 महीने या फिर 1 साल से ऊपर हो चुका है और फिर भी आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आप फोमो के शिकार हो चुके हैं। अगर आप भी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाले फोमो के कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल से समझेंगे और साथ में उससे निपटने के कुछ उपाय भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फोमो किसे कहते हैं ये जानते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कुछ खो जाने का डर जो होता है उसे ही हम फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो कहते हैं। फोमो एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान को हमेशा कुछ खो जाने का डर लगा रहता है, जिससे हड़बड़ी में वो लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। जैसे कि आपके पास अभी एक मोबाइल है लेकिन भविष्य में आप इसे अपग्रेड करके एक नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं और उसी समय अगले ही दिन एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर उस मोबाइल का सेल चालू हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उस मोबाइल को खरीद सके। हालांकि उस सेल में आपके मन में जो मोबाइल है उसकी कीमत थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कीमत आपके बजट से बाहर है, इसलिए आप उसे खरीदने का मन बदल देते हैं। मगर जैसे ही उस मोबाइल का स्टॉक लिमिटेड हो जाता है और कुछ ही पीस बाकी रह जाते हैं तो आप फोमो में आकर कहीं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल ना जाए, इस डर से बिना कुछ सोचे समझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके उसे खरीद ही लेते हैं। अब कुछ दिनों तक तो आप उस मोबाइल को लेकर खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही वही सेम मोबाइल आपके शहर के एक रिटेल मोबाइल स्टोर पर ऑनलाइन साइट से भी कम कीमत में मिलने लगता है तो आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद को दोष देने लगते हैं, क्योंकि आपका बजट नहीं था फिर भी आपने उस मोबाइल को खरीदा था। अब पछताने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। यही सेम रूल ट्रेडिंग में भी फॉलो किया जाता है, जहां एक रिटेल ट्रेडर की इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं और ना चाहते हुए भी रिटेल ट्रेडर्स अपना नुकसान करवा लेते हैं, जिससे वो इंपल्सिव एंड इमोशनल डिसीजंस लेता है और जबरन बिना किसी रिसर्च और प्लानिंग के दिन भर इधर उधर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को खोजने की कोशिश करता रहता है, जिससे ओवर ट्रेडिंग का वो शिकार बनता जाता है। लेकिन ये फोमो हमारे मन में पैदा कैसे होता है? इसके पीछे भी कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है सोशल मीडिया। हम जैसे ही हमें किसी एक ट्रेड में नुकसान हो जाता है तो डिमोटिवेट होकर ट्रेडिंग के दौरान ही रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं, जिसमें एक छोटा सा लड़का गांव में बैठकर ट्रेडिंग करते हुए लाखों का प्रॉफिट कमाते हुए हमें नजर आता है। तो कुछ ट्रेडर अपनी सक्सेस जर्नी को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ियां और घरों के फोटो शेयर करते हुए हमें दिखते हैं, जिससे हमारे मन में अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाने के कारण हम फोमो का शिकार हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे चार्ट का एनालिसिस करे बगैर बढ़ते हुए कीमतों पर ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। अब हमें पता होता है कि यहाँ एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम फोमो में आ जाते हैं। उस दिन जैसे ही मार्केट बंद होता है हम फिर से वही साइकिल फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर रील्स देखने में बिजी हो जाते हैं और दूसरे दिन वही गलतियां फिर से रिपीट करते हैं। और ये साइकिल तब तक नहीं रुकता जब तक आपका ट्रेडिंग कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हो जाता। अगर आप मेरी बातों से सहमत है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अभी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आप अभी फोमो की पहली स्टेज में है, क्योंकि अभी तक आपके मन में सिर्फ कुछ खो जाने का या फिर आपके हाथ से कुछ छूट जाने का डर बना हुआ है। लेकिन फोमो की दूसरी कंडीशन में आपको कुछ हो जाने के डर का भी सामना करना अभी बाकी है। चलिए अब इस दूसरी कंडीशन को डिटेल से समझते हैं। YouTube पर आपने अभी तक फोमो की जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें आपको फोमो की एक ही कंडीशन
या सिर्फ पहले स्टेज के बारे में ही बताया गया है, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन जब कोई इस स्टेज को पार कर लेता है तो वो फोमो की दूसरी स्टेज में एंटर हो जाता है, जिसे हम फियर ऑफ समथिंग हैपनिंग यानी कि कुछ हो जाने का डर कहते हैं, जिसमें आप बिना कुछ कारण के डर में जीते हैं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस लगातार नीचे गिरने के बाद एक लेवल पर नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलते हुए अपने प्रीवियस लोअर स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्रिएट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां आप रिवर्सल ट्रेड का एनालिसिस करते हुए अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो यहां ब्रेकआउट कैंडल के पास एंट्री करने का मन बना लेते हैं। कुछ देर बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन आप ट्रेड में एंट्री करने से डर जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने अपना पूरा कैपिटल फोमो की वजह से ओवर ट्रेडिंग करते हुए वाइप आउट कर दिया है, जिसका बहुत ही बुरा असर आपकी साइकोलॉजी पर होने के कारण किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही आपका माइंडसेट आपको इस ट्रेड में एंट्री की तो आपको लॉस ही होगा ऐसा सिग्नल देता है, जिससे आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद आप उस ट्रेड में एंट्री करने से डर जाते हैं और मार्केट को आपके एनालिसिस के अनुसार ऊपर बढ़ते हुए सिर्फ देखते रह जाते हैं। आपके मन में बनने वाले इसी डर को फोमो की दूसरी स्टेज कहा जाता है, जिसमें आप ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही लॉस से डर जाते हैं और ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाते। अब क्योंकि फोमो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसका इलाज करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, तभी आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए चलिए अब फोमो से बचने के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, अवॉइड सोशल मीडिया। यहाँ 2 रिटेल ट्रेडर्स हैं जो अभी अभी मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। अब इन दोनों में से लेफ्ट साइड का ट्रेडर अपना एक दिन का ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स के रील्स और वीडियोस देखने लगता है। आजकल सोशल मीडिया में कुछ सो कॉल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडिंग कम और रील्स बनाने में अपना ज्यादा समय बिताने लगे हैं, जिसमें वो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल, महंगे घर और गाड़ियां दिखाकर एक छोटे रिटेल ट्रेडर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब ये ट्रेडर इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की तरह कम समय में अमीर बनने के लिए उनके बताए हुए ट्रेडिंग टिप्स और स्ट्रैटेजीज को बिना खुद से प्रैक्टिस किए वैसे ही अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करता है, और दूसरे दिन अगर उस स्ट्रैटेजी से नुकसान होता है तो तीसरे दिन फिर से किसी नए ट्रेडिंग गुरु से एक और नई स्ट्रैटेजी सीखकर उस पर ट्रेडिंग करने लगता है। अब यह साइकिल वो तब तक दोहराता है जब तक वो पूरी तरह से अपने कैपिटल को नहीं गवा देता। लेकिन दूसरी तरफ जो रिटेल ट्रेडर है वो अभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो पहले दिन से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करने पर काम करता है, और जब कभी भी उसे किसी ट्रेड में लॉस होता है तो वो सोशल मीडिया पर नई स्ट्रैटेजी ढूंढने की बजाय शाम में बैठकर शांति से उसने आज कौन कौन सी गलतियां की है उसका एनालिसिस करके दूसरे दिन उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करता है, जिससे धीरे धीरे उसकी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाती है, जिसका पॉजिटिव असर उसकी साइकोलॉजी पर होने से उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है और वो बिना डरे अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हुए ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करता है। अब आपको क्या लगता है, आप इन दोनों में से कौन से ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना पसंद करेंगे? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ दूसरे वाला ट्रेडर सही कर रहा है तो बधाई हो। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए कोई भी दूसरा इंसान आपकी साइकोलॉजी सुधारने का सिर्फ रास्ता आपको बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना है कि नहीं ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। सॉल्यूशन नंबर 2, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल योर ग्रीड। हम फिर से यहाँ 2 रिटेल ट्रेडर्स के जरिए रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इन दोनों ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी लगभग एक ही समय पर 1 लाख की कैपिटल से शुरुआत की थी, और दोनों ने अपने शुरुआती दिनों में मार्केट को सीखने पर फोकस करते हुए एक सिंगल लॉट के साथ छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने पर फोकस किया। मगर समय के साथ साथ जब दोनों को मार्केट से कुछ लॉसेस होने लगे तो पहले ट्रेडर ने मार्केट से लॉसेस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग का सहारा लिया, जिसमें उसने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने पर फोकस करने की बजाय कम समय में ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स निकालने के लिए अपनी लॉट साइज को बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे उसके लॉसेस और भी बढ़ने लगे, क्योंकि जब वो एक सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करता था तो वो ज्यादा समय तक अपने ट्रेड को होल्ड करके रखता था। मगर जैसे ही उसने अपना लॉट साइज बढ़ाया तो उसका माइंडसेट स्क्रीन पर छोटे प्रॉफिट को देखते ही उसे उस पोजीशन से बाहर निकालने पर मजबूर करने लगा।
जिसका असर उसकी साइकोलॉजी पर होने की वजह से उसका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से हिल गया था, जिस कारण बहुत जल्दी उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया। लेकिन वही दूसरे ट्रेडर ने अपने पिछले दिन के ट्रेड्स को रोज मार्केट बंद होने के बाद शाम में बैठकर एनालिसिस किया, तो उसे पता लगा कि उसने आज क्या गलती की थी। इसे सुधारने के लिए उसने दूसरे दिन उस गलती को न दोहराने का फैसला किया और उसी के आधार पर अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हुए रोज उसे सुधारने पर फोकस करने लगा, जिसका पॉजिटिव असर उसकी साइकोलॉजी पर होने की वजह से उसका माइंडसेट भी पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिससे उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से वो धीरे धीरे अपनी लॉट साइज को बढ़ाने में कामयाब हो गया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन से ट्रेडर की भविष्य में प्रॉफिटेबल बनने की संभावना सबसे अधिक है, और आप अभी इनमें से किसके ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब अगले कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास एक क्लियर और वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान है तो उसे रोज फॉलो करने की कोशिश करें, जिससे आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग से दूर रहेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए, ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पर अपना फोकस बनाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म पीरियड में आने वाले प्रॉफिट से अपना ध्यान खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी से हटने नहीं देना है। सॉल्यूशन नंबर 5, अवॉइड मार्केट हाइप। हो सके तो सोशल मीडिया पर आने वाले मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट न्यूज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर बार आपको जो दिखता है वो सब सही होगा। इसके चांसेस स्टॉक मार्केट में ना के बराबर होते हैं, इसीलिए न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन सब बातों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लागू करना आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहना है तो आपको खुद ही अपनी गलतियों को सुधारना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे।